नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। तिरहुत रेंज के आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद शिवदेव लांडे चारों जिलों में अपराध की समीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान सोमवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे शिवदेव लांडे ने जिले के अपराध की समीक्षा की। रूटीन अपराध, साइबर अपराध, भूमाफिया और संगठित अपराध को अलग अलग वर्गीकृत किया। आईजी शिवदेव लांडे ने कहा कि यहां भू माफियाओं का एक रैकेट है। इसे लेकर सीडीपीओ स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर भू माफियाओं से किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आंतरिक या बाहरी संबंध पाया गया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी और सहायक एसपी के साथ अपराध के कल्चर और चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। इस क्षेत्र में पुलिस ने बेहतर काम किया है। उन्होंने ड्रग्स को लेकर स्पष्ट किया कि स्मोकिंग से शुरू ड्रग्स का कारोबार युवाओं को गलत राह की ओर बढ़ा रहा है। वे सही रास्ते पर आ जाएं, अन्यथा पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ आपराधिक मामले के हिसाब से ही बर्ताव करेगी। पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जुडिक्शनल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटी एसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध बहुत बढ़े, तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में। तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी, तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स और स्मैक यहाँ चैलेंज है यार, स्मैक से जुड़े अपराध। ये देखिए, स्मैक, ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी के कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में, एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया है, लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ
कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फ़िलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे था कि अगर कोई भूमाफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भूमाफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। प्यार ना माने जाति धर्म की दीवार और ना माने रस्मों रिवाज। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक प्रेमी जोड़ी की ऐसी ही दिलचस्प कहानी सामने आई है, जिसमें लव, सेक्स और धोखा का जबरदस्त ट्विस्ट है। आखिरकार पुलिस और समाज के सहयोग से प्रेमी युगल को प्यार की मंजिल तो मिल गई, लेकिन इस प्यार को पाने के लिए प्रेमिका को काफी संघर्ष करना पड़ा। नाम बताइए। नाम बोलो। आप नहीं बोलिए। आप नहीं बोलिए। आप कुछ नहीं बोलिए। वालिद साहब का हाँ? नाम बोलो। आपका निकाह होने जा रहा है मोहम्मद अखलाक इब्ने मोहम्मद हीरा साहब के साथ। आपका दैन महर है 21,786 रुपये। आपका पहला गवाह है मोहम्मद शहबाज आलम इब्न मोहम्मद जफर हसन साहब और दूसरा गवाह है मोहम्मद नसीमुद्दीन इब्न मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब और आपके वकील हैं मोहम्मद फूल साहब। अजीज़ मोहम्मद अखलाक इब्न हीरा साहब को बाइवज़ महर 21,786 रुपये। तमाम गवाहों की गवाही और जनाब मोहम्मद फूल साहब की वकालत में अजीज़म मोहम्मद अखलाक को आपके निकाह में दिया। आपको कबूल है? बोलिए, मुझे कबूल है। अजीज़म मोहम्मद अखलाक इब्न मोहम्मद हीरा साहब को बाइवज़ महर 21,786 रुपये। गवाह अव्वल मोहम्मद शहबाज साहब, दूसरे गवाह हैं मोहम्मद नसीम साहब और आपके वकील हैं मोहम्मद फूल साहब। आपका दैन महर है 21,786 रुपये। अजीज़म मोहम्मद अखलाक को अपनी ज़ौजियत में, अपने निकाह में आपने कबूल किया। आप इजाज़त देती है निकाह पढ़ाने के लिए? बोलिए, इजाज़त देती है? बोलिए ना भाई। अजीज़म मोहम्मद अखलाक इब्ने हीरा को बाइवज़ महर 21,786 रुपये आपके निकाह में दिया गया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बोलिए, बोलिए मैंने कबूल किया। बोलिए। जन अधिकार पार्टी के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में मोटी रकम लेकर फेल पास का बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सोमवार को आयोजित अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, पूर्व कुलपति, रजिस्ट्रार, पूर्व रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, वित्तीय सलाहकार, कंट्रोलर, टैबलेटर के संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराई जाए। वर्ष 2020 से 2023 तक हुए परीक्षा में मार्क्स, फाइल, टेबुलेशन, रजिस्टर एवं कॉपी के नंबरों का मिलान किया जाए ताकि टॉपर घोटाला का खुलासा हो सके। वेद प्रकाश ने कहा कि यदि 15 जनवरी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है, ऐसे में पार्टी जिला इकाई सांकेतिक उपवास करेगी और उसके बाद अनिश्चितकालीन उपवास पर जाने को मजबूर होगी। प्रेस वार्ता में शामिल स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुड्डू ने कहा कि डिस्टेंस विभाग के पूर्व डायरेक्टर एवं वर्तमान ने विश्वविद्यालय को अवैध इनकम का अड्डा बना दिया है। इनकी संपत्ति की भी जांच हो। प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष प्रभात रंजन झा भी मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय में अराजकता और अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोगों ने महाधरने का आयोजन भी किया था विश्वविद्यालय में और इससे भी बात न बनी, हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के कुलपति आवास से लेकर और कुलाधिपति आवास तक हम लोगों ने पदयात्रा करने का कार्य किया और महामहिम राज्यपाल की अनुपस्थिति में हम लोगों ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलकर और अपने मांगों के समर्थन में पत्र सौंपने का कार्य किया।
15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। 12 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह घोषणा किया है कि हम सीनेट का बैठक आयोजित करने जा रहे हैं और उसमें महामहिम के आने की भी खबरें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर इस सीनेट के बैठक का बहिष्कार करती है और इसके खिलाफ मजबूती से सीनेट के बैठक के दिन विरोध प्रदर्शन करने का फैसला ली है। दूसरी तरफ 15 तारीख तक का हम मोहलत विश्वविद्यालय प्रशासन को दे रहे हैं। यदि 15 तारीख तक हमारी मांग जो है, जो कांड संख्या विश्वविद्यालय 10/2023 और सभी वरीय पदाधिकारी, कुलपति, रजिस्ट्रार, FO समेत सभी वरीय पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने की जो बहाली हुई है, उस बहाली प्रक्रिया की मजबूती से उसमें रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया है और चहेतों को मोटी मोटी रकम लेकर के बहाली कराई गई है, इन सब के खिलाफ और मार्क्स फाइल, कोडिंग, डिकोडिंग और टेबलेशन रजिस्टर की मिलान 3 वर्ष का कराई जाए। और जो एक कंपनी यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का टेंडरिंग होता है, उस टेंडर प्रक्रिया में एक NCCS कंपनी को जो यहाँ ठेका देने की पूर्व में भी कार्य किया गया और अभी भी तैयारी चल रही है, यह मोटी रकम लेकर के कुलपति के द्वारा अपने चहेते एजेंसियों को लाभ पहुंचाई जा रही है। इन सब के खिलाफ हम कठोर मानव बल के चयन एजेंसी में भी भारी अनियमितता हुई है। इन सब के खिलाफ हम 15 तारीख तक का मोहलत दे रहे हैं इस विश्वविद्यालय प्रशासन को। विद्यालय में जो भ्रष्टाचार है, विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्टेंस में भी बहुत सारे लूट हैं। डिस्टेंस में 50,000 1 लाख लेकर के एडमिशन लिया जा रहा है और भ्रष्ट जो यहाँ जो कंट्रोलर है, वो तो विद्यार्थियों का हत्या कर रहा है। और इसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर इकाई, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में बिहार विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचारियों तथा ताइयों को हटाने का जो कार्य करने जा रही है, उसमें पूरी जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर इकाई के साथ है। पूर्व मंत्री शंभू शरण ठाकुर की 12वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित एक विवाह भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए आगत अतिथियों ने कहा कि शंभू शरण ठाकुर विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। वे राजनीतिक तो थे ही, साथ ही एक सफल पत्रकार, शिक्षाविद एवं अर्थशास्त्री भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय से लेकर विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ी। श्रद्धांजलि देने वालों में जिला पार्षद मुरली मनोहर, संगीता, हरिराम मिश्र, इरफान दिलकश, नवल शर्मा, मिथिलेश ठाकुर, JP सेनानी, चंद्रिका प्रसाद साहू, भोपाल भारती, पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता, रमेश बिप्लबी, अशोक झा, अजय चौधरी, सुनील पांडे, चंद्रशेखर सिंह, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, सौरभ साहिब, धनंजय सिंह, सनत ठाकुर, पिनाकी झा, शैलेश कुमार सैलू भी रहे। सभी की अध्यक्षता उनके पुत्र हर्षवर्धन ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ठाकुर की कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। परिषद के संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो 12वां पुण्यतिथि था। ये प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर एक पत्रकार भी थे, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, UNI और PTI में भी काम किया था। अपने आरंभिक काल में RDS कॉलेज महाविद्यालय में भी वो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद से रिटायर किए। इसके अलावा वो बिहार सरकार के संसदीय कार्य एवं कारा मंत्री के रूप में भी कार्य किए। बिहार विधानसभा में वो अब ये केदार पांडे जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वो मुख्य सचेतक भी थे विधानसभा में। ये इसके अलावा ये बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और पटना का कंकरबाग जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी जो है, इनके ही आवास बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए काल में ही वो विकसित हुआ था। ये आज उसी की कल्पना हम लोग देख रहे हैं, जो कंकरबाग क्या था और क्या से क्या हो गया, इसका आधार इनके ही अध्यक्षता काल में रखा गया था। इसके अलावा ये बिहार प्रदेश कांग्रेस के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे थे।
इसके अलावा समय समय पर अनेकों स्कूल कॉलेजों को खुलवाने का भी इन्होंने काम किया, जैसे कि ये ललित नारायण मिश्रा तिरहुत कॉलेज जो अघोरिया बाज़ार में है। इसके अलावा ये राम मनोहर लोहिया कॉलेज के भी ये सेक्रेटरी थे। इसके अलावा ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कांटी क्षेत्र में कोई महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं था, तो वहाँ महंत मधुसूदन दास महिला कॉलेज की भी स्थापना करवाया, जो आज के तारीख में भी अपने इलाके का एकमात्र महिला कॉलेज है। आज उन्हीं की पुण्यतिथि हम लोग 12वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए। मुजफ्फरपुर के अतरदे माई स्थान में सोमवार को मंदिर समिति की एक विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सकल देव पासवान ने किया। बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलाल अपने मंदिर में विराजेंगे। इसके उपलक्ष्य में मंदिर समिति ने भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। 20 जनवरी को 24 घंटे का अष्टयाम एवं विवाहहीन कर्ता, उनके बाद भव्य शोभा यात्रा जिसमें राम मंदिर की झांकी एवं राम लक्ष्मण सीता की झांकी बनाई जाएगी, जिसे शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला जाएगा। संध्या में कोलकाता के प्रसिद्ध ढाब महाआरती की जाएगी। उसके बाद मंदिर परिसर में 11,000 दीप जलाकर दीपावली मनाई जाएगी। मौके पर बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, जीवेश कुमार, सुरेश प्रसाद गुप्ता, अशोक चौधरी, जगत जी सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। राम सीता गाड़ी वहाँ के मंदिर का ढांचा बनवाते हुए उसको सजा के रामलला का दरबार टाइप का सजा के वो माने रूप बना रहे हैं, उस रूप में घुमाया जाए। उसमें हमने रिक्वायरमेंट किया है एक आदमी को, यहाँ से बताओ 1,000 1,500 आदमियों को। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन माता सीता मुजफ्फरपुर में तैयारी लहठी पहनेगी। मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर बाजार के लहठी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित लोग और ट्रस्ट से जुड़े सदस्य मुजफ्फरपुर पहुंचकर अयोध्या ले जाने के लिए लहठी की खरीदारी कर रहे हैं। इस्लामपुर में लहठी के दुकानदार मोहम्मद आजाद ने बताया कि अयोध्या ले जाने के लिए सबसे अधिक दुल्हन लहठी सेट का डिमांड है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के साथ मिथिला से जुड़े दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर से भी लोग अयोध्या ले जाने के लिए लहठी खरीदने पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर की लहठी पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पहुंचकर कई लोग माता सीता के लिए लहठी की खरीदारी कर रहे हैं। लगभग अभी तो हमारे 2 आदमी आए थे, 2 आदमी ऑर्डर दिए हैं। कितना ऑर्डर दिया उन्होंने? लगभग अच्छा ऑर्डर जा रहा है, कार्टून में जाता है माल। और किन किन जगहों से आ रहे हैं लोग? जैसे समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सब जगह से लोकल से भी आ रहा है। जी जी। तो हाथों हाथ ले जा रहे हैं या फिर उनको बना के देना? नहीं, इसमें समय लगता है बनाने में, मेन चीज़ प्रक्रिया है, इसमें है समय लगता है। 4 से 5 रोज बनने में समय लगता है। इस वजह से कारीगर है, अच्छे कारीगर द्वारा बनता है। यहाँ की नामी लठी है, यहाँ बनती है लठी। इस वजह से यहाँ हर जगह, ऐसे तो हमारा ऑनलाइन तो है ही है, हर जगह ऑनलाइन में मेरा बहुत अच्छा दिया हुआ है, 5 स्टार मिला हुआ है हमारा ऑनलाइन में। ये सब है, बहुत अच्छा लठी। किस तरह की लठी का ज़्यादा डिमांड आ रहा है? ज़्यादातर दुल्हन सेट का ही ऑर्डर अभी चल रहा है। क्या कीमत रहती है? मतलब दुल्हन सेट आपको पड़ाया, आपको 400 से स्टार्टिंग है, 1000 के समथिंग में बहुत अच्छा जा रहा है। कोई स्पेशल ऑर्डर भी आया है अयोध्या के लिए? स्पेशल ऑर्डर तो अभी जैसे कि अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो अब लोगों को जैसा रुझान होगा, जो आएंगे वैसा ऑर्डर दिया जाएगा। नाम क्या होता है? मेरा मोहम्मद आज़ाद नाम हो गया, दुकान का नाम ब्यूटी लठी भंडार। कितने सालों से लठी का व्यवसाय कर रहे हैं? लगभग 30 सालों से हम लोग कर रहे हैं। तो फेमस है लठी के जी लिए? जी, फेमस है। मुजफ्फरपुर का तो लठी फेमस है। क्या खासियत रहती है? यहाँ बनता है, मेन चीज़ है कि यहाँ लठी बनाया जाता है अच्छे कारीगर द्वारा।
मुजफ्फरपुर के दादर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित बैठक में महाराणा फाउंडेशन के अध्यक्ष सह प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष संजय सिंह ने उपस्थित जनों को 28 जनवरी को होने वाले स्वाभिमान दिवस और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में प्रस्तावित समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस फाउंडेशन के तहत निर्धन परिवार के 20 बेटियों की शादी कराई जाएगी, मेधावी छात्रों को पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक जिले में महाराणा प्रताप भवन का निर्माण किया जाएगा। मौके पर प्रवीण सिंह जदयू के प्रदेश महासचिव, ओम प्रकाश सिंह, मुखिया सतीश सिंह सहित राजपूत समाज से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम लोग महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे तो 19 जनवरी को उनका पुण्यतिथि, लेकिन एक पखवाड़ा मनाया जाता है 28 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में मना रहे हैं। इसलिए हम निमंत्रण देने आए और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमारा परोधा महाराणा प्रताप का जो उन्हें मूर्ति लगवाया, पूरे बिहार घूम घूम कर उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं और निमंत्रण भी देने निकले, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हमने फाउंडेशन का गठन किया, महाराणा प्रताप फाउंडेशन। तो 4 चीजें: गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब लड़की को पढ़ाना और जहाँ समाज कुछ घटना घट गया उसको फाइनेंशियली मदद करना, और चौथा है महाराणा प्रताप भवन का पूरे बिहार में गठन करना। हम लोग सोच के निकले, मेरा विजन यही है, जब इच्छा शक्ति मजबूत हो आप निर्णय ले लीजिएगा तो काम भगवान भी पूरा करते हैं। इसी के उद्देश्य से पूरे बिहार का भ्रमण करें। आज मुजफ्फरपुर में आए अपने परिवार के बीच में, उस परिवार ने हमको इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। जातीय जनगणना में क्षत्रियों की जो संख्या आई थी, उसके बाद क्षत्रियों को सशक्त बनाने के लिए बिहार में क्या विशेष किया जा सकता है? अभी हम लोग इस पर जो 28 जनवरी को है ना, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करें, बहुत मांग रखेंगे। उस दिन आप लोग अगर आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। 2024 के चुनाव में क्षत्रिय के लिए हमेशा आप आगे रहते हैं, क्या कुछ भूमिका रहेगी? क्षत्रिय तो सत्ता बदलता और सत्ता से हटाता भी है। हम लोग निर्णायक होते हैं, हमारा समाज निर्णय लेंगे हम लोग। 24 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वैशाली में क्षत्रिय का सीट रहा है, क्या लगता है जदयू अपना उम्मीदवार दे पाएगी? ये तो जब हम लोग गठबंधन में हैं, जब ये लोग बड़े हमारे लीडर लोग बैठेंगे तो सीट शेयरिंग का मामला है, कौन लड़ेगा तो भविष्य के गर्भ में है, तो आने वाला समय बताएगा। दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया सकता? कहीं भी कोई लड़ सकता है। अब तक आपने बूंदी और मोतीचूर के लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अब आप मशरूम के लड्डू भी आप खा सकते हैं। आमतौर पर मशरूम का नाम सामने आते ही सब्जी का ख्याल जेहन में आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर के मनियारी के बंगरा वाजिद गांव निवासी युवा उद्यमी मोहम्मद हसन ने मशरूम से ऐसे लड्डू तैयार किए हैं जो आम आदमी के लिए फायदेमंद तो है, साथ ही शुगर और हृदय रोगी भी इसे खा सकते हैं। हसन ने मशरूम से बिस्कुट भी तैयार किए हैं। वे पिछले 5 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। अब उन्होंने मशरूम के लड्डू के साथ साथ बिस्कुट भी बनाना शुरू कर दिया है। हसन के मशरूम लड्डू मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों को भी भा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम से बने लड्डू को दिल के मरीज के साथ कुपोषण और एनीमिया वाली महिलाएं भी खा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन की ओर से सहयोग मिल जाए तो उसका व्यापार और भी आगे बढ़ सकता है। MBA कर चुका हूँ। MBA करने के दौरान ही मेरे मन में मशरूम मैं मार्केट में देखा तो इस खेती करने का मन में इच्छा आया। इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे देखा वीडियो और ट्रेनिंग किया ऑनलाइन, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा यूनिवर्सिटी जा करके इसका ट्रेनिंग किया और इसकी खेती करना शुरू किया। जब मैं ट्रेनिंग लिया था पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ प्रोडक्ट बनते हैं। वहाँ से बताया गया था कि ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम को ड्राई कर करके उससे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट जब मशरूम मार्केट में नहीं बिकता है, यूज़ नहीं होता है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो भी किसान खेती करते हैं निराश होकर के खेती छोड़ ना दे, उनका प्रोडक्ट, उनका जो मशरूम है वो ख़राब ना हो जाए। हर किसी भी तरह से जो भी किसान है उनका मशरूम बिक जाए, तो इसीलिए इस काम को शुरू किया गया है। इसमें अगर आप मशरूम बिक जा रहा है तो ठीक है, कच्चा नहीं बिक रहा है तो उसको ड्राई कर करके ड्राई फॉर्म में उसको फिर आप बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं उससे, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, लड्डू हो गया, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सेहत की बात करें तो सेहत के लिए मशरूम बहुत फ़ायदेमंद है।
से मशरूम खाने से हार्ट वाले पेशेंट के लिए बेहतर है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बेहतर है, और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। हाईली प्रोटीन है, जो हमारे बिहार में कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए भी मशरूम फ़ायदे का अन्न है। और सबसे अच्छा चीज़ है इसमें कि मशरूम जो है सो बिना खेत के, इसमें खेत की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रूम घर में भी कर सकते हैं, एक 10 बाई 10 का रूम अगर आपका खाली है उसमें भी खेती कर सकते हैं, रैक बना करके कर सकते हैं, और हैंगिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से कमरे से आप थोड़ा सा उद्योग शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए काम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।